बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN पे खबर है। मेरे साथ ताहिर मलक और इस्लामाबाद से हमारे हर दिल अजीज़ काजी सईद साहब है। नाज़रीन, आज 23 मार्च है, करारदाद पाकिस्तान का दिन। कायदे आज़म ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। हमें वो पाकिस्तान तो नहीं मिला, लेकिन हम इसके लिए दुआगो हैं। जिन स्टोरियों पे हम बात करेंगे, मरियम नवाज़ की नैब को धमकियाँ। नैब ने भी सगावत के लिए बंदोबस्त कर लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग नवे की दहाई की सियासत को दोहराने जा रहे हैं, ये दोहराना शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन गरीबों की पहुंच से बाहर, सिर्फ मराद याफ्ता तबका ही फैज़याब होगा इससे। आखिरी स्टोरी पे बात करेंगे। 23 मार्च 1940 से लेके 2021 तक का सफ़र कैसा तय किया। मलिक साहब, मैं अगर आप इजाज़त दें तो कादी सही साहब मोहम्मद बैठे हैं और माशाल्लाह लुकिंग स्मार्ट। बिस्मिल्लाह करें। कादी साहब, आपकी लीडर मरियम नवाज साहबा 26 मार्च को नैब में पेशी पे जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जत्थे तैयार किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेज लगाए जा रहे हैं। क्या कानूनन मुल्ज़मान ऐसे ही पेश होते हैं अदालतों में? बट्टी साहब देखें ना, हमारे जो तसाबी इदारे हैं और जिन लोगों ने ये तो ब्लास्फेमी है एक तरह से। ये तो बगावत का ऐलान आप कर रहे हैं। जिस आइन पर आपने हाथ रख के और आपके वालिद मोहतरम ने 3 दफ़ा हल्फ उठा के यहाँ खूब हुक्मरानी की, रज की हुक्मरानी की, आप उसी के आइन को आप निशाना बना रहे हैं। देखें ना, इसी आइन पे आपने हल्फ उठाया था। और उसके बाद और जो आप माशाल्लाह अभी वीडियो देखेंगे, हमारे इंतहाई जरी और बहादुर जो अपना सफदर रहमान साहब हैं, जिनकी जुर्रत की एक दास्तान मानसरा के हवाले से आप हमें सुना चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम तो हैरत ज़दा हैं। अब हुआ ये है बड़ी साहब मुख्तसरन कि जो आज इस्लामाबाद में बड़े बादल छाए हुए हैं और कुछ बर्फ़ जो है वो जरदारी साहब ने बसाई है PDM पर, मगर उनके मुंह से शोले निकल रहे हैं। अब शोले कहाँ तक पहुँच रहे हैं और क्या जिन लोगों ने इसका नोटिस लेना है वो जल्दी जाग जाएंगे या सोए रहेंगे, ये अब देखने की बात है। वैसे आपने तो मुझे बता ही दिया है कि होना कुछ भी नहीं। 26 को कोई गिरफ्तारी, कोई कहानी नहीं है। आप पत्थर मारें, धमकियां दें, तहस नहस करें, तो कहानी तो आपके पास है। पहले मुझे आप बताएं 26 को क्या होने जा रहा है। अच्छा, पहले कादी साहब, हम जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब के इरादे लेते हैं कि मरियम को मौलाना की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मौलाना तो खुद नैब को जूते की नोक पे लिखते हैं। उसके बाद मलक से जी, मलक साहब, नैब ने एक मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है, सच्चा या झूठा वो तो फैसला करेंगी। वो कह रहे हैं लाखों की सूरत में मजमा जाएगा। और इससे पहले भी जब लास्ट टाइम बुलाया था तो मरियम साहबा ने पथराव करवा दिया था। क्या ये तरीका कानून की हुक्मरानी का लग रहा है कि कानून तोड़ने का लग रहा है आपको? देखिए अपना भट्टी साहब, इसमें तो बहस ही नहीं, ये कानून तोड़ने वाला तरीका है। जो मुल्क के इदारे हैं, मुल्क का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आप भी यही कहते हैं आप अपना इजहार कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं मानता। आप कानून से सामने किसी इदारे को ये नहीं कह सकते। इसमें मैं मौलाना की एक पोलिटिकली भी एक मिस्टेक आपको बताता हूँ। मौलाना साहब एक 9-10 जमातों को लीड कर रहे हैं। आप मुझे बता दें, आप माशाल्लाह खुद भी रिपोर्टर हैं, मौलाना ने छोटी हैं बड़ी हैं 9 जमातों से बात की है? किसी हेड को बताया कि भी मैं जा रहा हूँ, इनकी 9 जमातों से मुराद क्या है? इनकी मुराद है कि ये मिलते हैं मरीम साहबा से और हमजा साहब से और मिलकर तकरीर फरमा देते हैं कि PDA पूरी अपोजिशन मिलकर वहाँ पे जाएगी। देखें, जो हमने तो बात करनी है असूल पे। आप सदर हैं, आपका पहला काम था कि आप अपनी सारी जमातों को इकट्ठा करते, उनसे पूछते कि मरीम जा रही है तो हमारा एज ए अपोजिशन, एज ए इत्तेहाद के हक होगा। और आपको मैं बताऊं, इसमें शेरपाव भी शामिल हैं और भी कई छोटी जमातें। उन्होंने बड़ा सख्त गिला किया। उन्होंने कहा ये किस किस्म की जमहूरियत है। अच्छा काजी साहब, ये तो मलक साहब ने एक नई बहस छेड़ दी है कि मौलाना साहब ने ना PDM का मुशावरती इजलास बुलाया, ना उनसे मुशावरत की और अकेले ही ब्रीफ केस लेके मुबैना तौर पर ऐलान कर दिया। क्या यही इत्तेहाद है इनका कि एक जमात को जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इनके हमदुल्ला साहब ने कहा था पैसे हैं तो इन्होंने ऐलान कर दिया, ये बेहतर तरीका जमहूरियत चलाने का? भट्टी साहब, इससे ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक बात हुई है। मैं ज़रा इसको पॉइंट आउट करता हूँ। आज इन्होंने ये भी कहा है और अभी आप सुनाएंगे मुझे, इन्होंने कहा है कि अगर आपने क़याम की तरफ फ़र्ज शनासी और दयानतदारी का मुजाहरा ना किया और अगर आपने जो कमर जमान चौधरी की तरह दयानतदारी से काम ना किया तो आपने रिटायर होना है। उनके बच्चों के नाम लिए जाते हैं। आपके रिटायर होने के बाद, माफिया क्या होता है?
और क्या कहा था सर आसिफ सईद खोसा साहब ने? माफिया क्या कहता है? फिल्में नहीं देखते आप गॉडफादर नहीं देखते कि जनाब जज साहब अब हम आपको देख लेंगे? और आपको तो पता है कि जब ये पेश हुए थे तो जब JIT में इन्होंने JIT के मेंबरान को क्या धमकियां दी थी, पिछले दिनों में जब मरियम साहबा अंदर गई थी तो उन्होंने क्या कहा था? अच्छा, वो हमारी जो तालपुर साहिबा हैं, बड़ी बहन फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम्हारा नाम क्या है? तो जो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो तुम्हारा नाम क्या है? ओ अरे भाई बंद कर दो, ये हट्टी, ये रियासत है, इसका कोई कानून है, इसका कोई वाली वारिस है? कई साहब अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इख्तिलाफ राय कर लूं। आप कह रहे हैं फिल्में तो बहुत दौर पुराना हो गया, ये आपकी जवानी का। अब तो फिल्मों से ज़्यादा सख्त लैंग्वेज जलसे जुलूसों में है। मुझे लगता है आप तकरीरें नहीं सुनते। आपने मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट मरियम का वर्कर कन्वेंशन में नारों का नहीं सुना। अब फिल्मों की क्या ज़रूरत है? अब तो लाइव चीज़ हर चीज़ चल रही है। क्या वजह है? अदारे कमज़ोर हो गए हैं, इनसे डर गए हैं, या उनमें इतनी सख्त नहीं रही कि ताकतवरों के साथ कानून के मुताबिक बात कर सकें? जिन इदारों पे जनाब मोहम्मद सफदर साहब ने, जिनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता, आपने बड़ी मलफूफ अंदाज में स्टोरी दी थी कि क्या हुआ था उनके साथ, वो बम बन के गिरेंगे और वो इदारे सुन रहे हैं। तो मेरी क्या औकात है भाई? मैं भी इनके आगे हाथ जोड़ के ऐलान कर देता हूं कि आपसे ज्यादा दयानतदार आदमी कोई भी नहीं था दुनिया में। आपने दयानतदारी के झंडे गाड़े यहाँ पे। इसके बाद मैं आपसे जो सवाल, हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, नैब ने अपने आप को गैर महफूज समझते हुए रेंजर की फेवर लेने के लिए लेटर लिख दिया। अगर नैब खुद इतनी गैर महफूज है और रेड जोन करार दे दिया गया, उस एरिए को दे दिया करार, क्या इसका मतलब है हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है कि इन मगरमच्छों को हाथ डाल सके? फिर ये इदारे रहने का जवाब है या नहीं काम करते रहना चाहिए? अपेरेंटली तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इदारे तो भट्टी साहब एक चट्टान होते हैं, उनका कोई इमोशन नहीं होता, उन पर कोई फियर नहीं होता, क्योंकि वो तो असूल पे काम कर रहे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कल इसी प्रोग्राम में आपने कुछ चीज़ें बताई थी। मैं अब आपको सवाल करने की तरफ जा रहा हूँ। आपने कल ये कहा था, ये आपकी फीलिंग थी कि आपकी खबर थी कि आपने कहा जी रेंजर्स को बुला लें, कुछ होने वाला है। मेरा आपसे अब सवाल ये है कि रेंजर को उन्होंने बुला लिया, ये आपकी खबर थी या आपकी फीलिंग थी? मगर आप वो कुछ थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहे हैं कि अंदर भी एक नैब की प्लानिंग है और एक मरियम साहिबा की प्लानिंग है, वो बताएं, मैं खबर दें, थोड़ा ये बहस होती है। मेरी खबर भी थी। आप मुस्लिम लीग नून का माजी मुझसे बेहतर जानते हैं, और काजी साहब भी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला मैंने नहीं किया। ठीक, दुरुस्त, मैंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया। इससे पहले नैब पे हमला मैंने नहीं किया। ठीक, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कहूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ज़बान को उठा के बाहर फेंके, हम लोहे के चने हैं। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं मुहाफ़िज़ों को कहूँ ओए तुम रिज़ाइन दो, तुम्हारा योम हिसाब आ गया है। इसके बाद नैब ना सिर्फ गैर महफूज हो गया था, बल्कि नैब का नुकसान था। लेकिन अब मैं बताता हूँ, वो खबर दें जो आपने देनी है। 1 किलोमीटर रेड जोन करार दे दिया। मरियम ने क्या है कि नहीं, बंदूकों वाले डर गए कि नहीं थी लड़की से। हाँ, लड़की तो ये 1 किलोमीटर नैब के दफ्तर से होगा? हाँ जी, एक तो वो नानी है, लड़की तो होता है आपकी तरह खुबरू जवान। मरियम नवाज साहबा जब जाएंगी, ये हम उनका ट्वीट दिखा रहे हैं नाज़रीन, ये पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें हर ताकतवर और कानून के लिए, कमज़ोर के लिए कानून होना था, जिसमें अक़लियत को राइट्स मिलने थे, जिसमें हर एक को रोज़गार मिलना था। मरियम नैब डर गई है। नैब हुकाम ने, जो मरियम शुरू से पसंद करती है कॉफ़ी, उसका अरेंजमेंट कर लिया। कॉफ़ी जो खास पीती हैं, ये 26 की बात कर रहे हैं। 26 मार्च को जब नैब में तशरीफ लेके जाएंगी, इनकी गाड़ी को आगे तक ले जाया जाएगा। रास्ते में लोग सलाम करेंगे, सलूट करेंगे। उसके बाद बेहतरीन कमरा, लेटेस्ट फर्नीचर रखा गया है, उस पर मरियम साहब तशरीफ फरमा होंगी। उनसे पूछा जाएगा, मोहतरमा 2 किस्म की, एक वो इम्पोर्टेंट काफ़ी पीती हैं, वो जिस तरह काजी साहब जो इस्लामाबाद में अमीर लोग ऐसे करते हैं कि आप डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, फिर उनकी खिदमत की जाए। 2 टीमें आएंगी, उनसे सवाल करेंगी। एक सर सवाल मुझे करना है, ये पाकिस्तान में हर नैब के मुल्ज़िम को इस तरह काफ़ी पिलाई जाती है? देखिए, इसके लिए आपका सुप्रीम कोर्ट को हमला करना, एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करना, अदारों को कमज़ोर करना ज़रूरी है। आप और मैं तो ये तो नैब की शान ना हो, फिर अगर आप इस तरह ट्रीट करेंगे मुल्ज़िम। नैब में भी तो हमारे जैसे इंसान है, उधर किसी का बच्चा मर गया, पहले भी तो आपने पथराव किया था,
कौन जवाब देगा? आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों ने भाग के जान बचाई, आज तक उनका मुल्जमान का क्या हुआ? अच्छा, फिर 2 टीमें आएंगी, अच्छा। 7 खवातीन होंगी और मरियम साहिबा से कहेंगी मोहतरमा अगर आप गुस्ताखी ना समझे तो इनका सवाल का जवाब देना मुनासिब समझे। अच्छा। लफ्ज कहेगी मुनासिब, आगे मरियम साहब की मर्जी या नहीं। 40 मिनट से 55 मिनट या 1 घंटे बाद उनको बाइज्जत तरीके से 2 लोग उनका गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, ये नैब की प्लानिंग, और बाइज्जत तरीके से उन्हें घर भेज दिया जाएगा। यानी कि गिरफ्तारी का कोई सीन नहीं है। खबर ये हुई ना अभी तक आज 23 मार्च 7 बजे के बाद तक गिरफ्तारी नहीं करनी हुक्म आ गया है साहबों का। हुक्म आ गया, ये मतलब क्योंकि मरियम को पहले नैब बुला नहीं थी रही, इसलिए नहीं बुला रही थी। जब नैब ने पहले तलब किया तो इन्होंने पथराव कर दिया, तोड़ फोड़ की, जलाओ गिराओ किया। जब इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए नैब हाई कोर्ट गई तो उन्होंने कहा जी आपने इसको जवाब लिया। उन्होंने कहा जवाब कैसे मांगे, पहले अपनी जिंदगियां खतरे में डालें। पहले बुलाया था, उन्होंने बहुत मारा, उन्होंने कहा बुलाओ तो सही। उन्होंने कहा फिर कार्रवाई के लिए बुलवा लिया है। भट्टी साहब ये हुक्म कहाँ से आता है, ये भी थोड़ा सा समझाएं। देखें मलक साहब, नमाज रोज़ा फ़र्ज है, जो चेयरमैन नैब है आखिर उसके भी तो बच्चे हैं ना, उन्होंने मरवाना है। जो वो मौलाना साहब ने कहा था आपने 1 साल पहले इसका मैंने बताया था कि इस मुल्क में हुक्म बाहर से भी आते हैं, 2 ममालिक से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं। देखें सऊदी अरब आप उम्रे के लिए जाते हैं, तो मैं यही पूछ रहा हूं, हुक्म कहाँ से है? आपकी स्टील की काजी साहब की फैक्ट्री है। आज इस्लामाबाद में भी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में काजी साहब इन्वेस्टमेंट करने गए हैं, काजी सईद साहब माशाल्लाह। तो अगर सऊदी अरब में सऊदी शहजादा कहता है भाई मैंने तुम्हें महल दिया था, ये बच्ची को कुछ नहीं करा, अच्छी बच्ची है, खबरदार, अच्छा, तो आप मान लेंगे बात आपके। तो दोनों तैयार हैं। मोहतरमा साहब की भी आपने प्लानिंग बता दी। तजवीज दूं मैं सर बट साहब एक छोटी सी तजवीज है जी। आप तो जानते हैं कि हम पुलिस का जो बजट है माशाल्लाह अरबों में होता है जी। तो ये एक तो हमारा मुल्क बड़ा गरीब है। मेरी एक देखिएगा, अगर मैं आपको मेरी पसंद आ जाए, इस मुल्क में एंटरटेनमेंट कोई नहीं है और इतनी महंगी महंगी बंदूकें दे रखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर, इनको हम चिमटे ना ले दें, कुछ एंटरटेनमेंट ही कर दिया करें हमें। हम बिलियंस ऑफ रुपीज इनको देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, और ये जो है एक जो लिखे पढ़े कन्फर्म फ्रॉडिये हैं उनके आगे ये के नाच रहे हैं, तो इनको पक्के चिमटे ही देते। फिर हम किधर जाएं? अगर इस मुल्क में देखें, नहीं मैं अर्ज करने लगूं, आप और मलक साहब दोनों ही मुझसे सीनियर। इस मुल्क में लातदाद लोग पुलिस हिरासत में तशद्दुद से मारे गए, लातदाद लोग इशारे पे ना रो, लेकिन उनमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज नहीं थी जिसमें इतनी ताकत हो कि 2 करोड़ का वकील कर सके। 20,000 का मजमा ला के कहे ओए रिजाइन दो, तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे, अब हिसाब लेने का वक्त चले गया, अब तुमसे हिसाब लूंगी। तो मुझे बताएं, मुल्ज़म भी तो देखे ना कौन है मुबैना तौर पे। कादी साहब आप 20 करोड़ आवाम से आप मरियम को मिला रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कादी साहब भी जिम्मेदार है। मरियम नवाज साहबा, मैं आपको 20 करोड़ आवाम से मिला रहा। ये तो आपका कोई आर्गूमेंट नहीं। आपने आज 23 मार्च है, ये मुल्क बानियान ने तो बनाया था कानून के लिए, और कानून में सारे बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ शहरी नहीं है। ताहिर मलक साहब बता दें, नैब में सैकड़ों लोग, हजारों पेश हो चुके हैं। कितनी दफा नैब ने अपनी हिफाजत के लिए रेंजर को लाहौर में लेटर लिखा। इससे पहले मिसालें लिखाएं आप भी और काजी साहब भी, दोनों रहनुमाई करें। मरियम को इजाजत हासिल है, मैं यही कह सकता हूं। काजी साहब ये क्या खौफ है मरियम का, बताएं। आप बड़े चुप है। इस्लामाबाद और पिंडी तो आजकल बादल भी बड़े टकरा रहे हैं। पिंडी बादल तो हैं बटी साहब, मगर मैं हैरान हूं जिन लोगों की कोई सोशल बेस नहीं है, दिन में 15-15 झूठ बोलते पकड़े जाते हैं, जिनके कहने पे कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकलता जिस वक्त तक बिरयानी ना पकी हो, उसने सारी रियासत को आगे लगाया हुआ है। मैं तो उसको नहीं कह रहा, उनको मैं नहीं कह रहा। देखें, अब किसको नहीं पता कि यार इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया 35 साल, और मैं इनसे क्या गिला करूं। देखें, मैं तो समझता हूं कि ये मुल्क क्या, ये कब्जा ग्रुपों ने, ब्लैकियों ने, ये बुकियों ने जो है ये उनके पास चला गया प्रैक्टिकली कि जनाब आप एक कोई ताकत, या फिर दूसरी बात है कि इदारे मिले हुए हैं इनसे, हमें बात करने दें, ये तो हमारे मुंह पे जेब लगा देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कनाइवंस है कि आप आम आदमी, जिस तरह आपने बात की, हर थाने में एक लित्र पड़ा हुआ है, मार मार के आप लोगों की जो है खाल खींच लेते हैं। 3500 वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो लोग जो मैं समझता हूं बेचारों का कुछ जुर्म ही नहीं होता। और ये देख लें, आप कह रहे हैं कि आपकी बात सच है। मैं आपकी इजाजत से अपनी तरफ से, ताहिर मलक साहब की तरफ से और आपकी तरफ से
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने कहा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान होंगे, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून होगा, कोई कानून से बाला नहीं होगा। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, अगर मुबैना तौर पर मरियम मुल्ज़म है तो उसको लिए इतना VIP प्रोटोकॉल क्यों, अदारे इतने गैर महफूज क्यों? वज़ीर आज़म साहब, 22 करोड़ अवाम के लीडर आप हैं, इसका आपको जवाब देना होगा। अगर मरियम के लिए इतना प्रोटोकॉल लगाया जा रहा है तो एक साइकिल चोर जो बच्चों की एक वक्त की रोटी करने के लिए कर रहा है, उसको गोली मारने का हुक्म वापस लें। नाज़रीन, हम बड़ी अहम स्टोरी है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी क्योंकि नैब ने मरियम नवाज साहबा के लिए, मुझे तो लगता है कहीं बत्तियाँ, रोशनी और लाइटें और ऊँटों के डांस का प्रोग्राम ना अंदर न कर दे, वेलकम करने के लिए जितने कॉफ़ी शॉफ़ी का रेंज है। हम दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं मलक साहब। जी जी। पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में जिंद जान बन चुके थे। मरियम 10-10 फ़ोन शबा हमजा को बिलावल साहब को करती थी। इवन के मरियम साहबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको उनके वालिद ने फांसी दिलवाने में रोल अदा किया, उसकी कब्र पे जाके फूल बांटे, सजदे किए। अब ये नवे की दहाई के पीछे एक दूसरे के खिलाफ बरस रहे हैं, ये कहानी क्या है आप कर रहे हैं? देखिए, एक है रियलिटी। अब रियलिटी सच झूठ की मैं बात नहीं कर रहा। रियलिटी ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इसी इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर नवाज शरीफ ने हुकूमत ख़त्म की। मैं कह रहा हूँ इसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ 2 दफ़ा जब वो तौर प्राइम मिनिस्टर गई, नवाज शरीफ उनमें लॉन्ग मार्च करने वाले भी हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा बनने वाले हैं, तकरीरें करने वाले भी हैं। तो अगर तो आप रियलिटी में जाएँ तो उसमें 1% 90s में नवाज शरीफ ने माफ़ नहीं किया पीपल्स पार्टी को, ना उसकी जमहूरियत को, ना उनका। अच्छा, मरियम नवाज साहबा ने ना बिलावल को एक ताना दिया था, उसका बिलावल भुट्टो साहब ने क्या जवाब दिया है, पहले वो सुनते हैं, फिर आपसे मज़ीद बात करेंगे। जी, अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। अच्छा कादी साहब, आप सुन पाए मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब को? जी 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 जी। अच्छा, ये तो एक जिस्म 2 जान थे, आपस में बहुत खलूस था, रोजाना की मुलाकातें थी। इमरान खान की हुकूमत से इन्होंने रिजाइन जबरदस्ती छीना था, लॉन्ग मार्च करके गरीबाबाद से निकालना था मुंतखब वज़ीर आज़म को। अब ये क्या कुछ कह रहे हैं कि हमारी लोगों में वो खून नहीं, लाहौर का एक खून है जो सिलेक्टेड है शुरू से। वो ये किसके खून की बात कर रहे हैं? ये खून कौन सा आ गया इधर, ब्लडशेड होने लग पड़ा? पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश कर लूं, जो आपने इतने खूबसूरत कहा है कि बजाय जो है, मैं थोड़ी सी बात करके आपके सवाल पे आता हूं कि मैं आपने बात में इजाफा कर दिया कि उनका इस्तकबाल किया जाए, और एक घोड़ा नहीं होता जिसमें डाल के बंदा डांस करता है और 7 चिमटा ये कर ले तो अमन अमान कायम हो जाएगा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, हार लेके पहुंचना चाहिए। अब आ गई बिलावल भुट्टो साहब की बात। बिलावल भुट्टो साहब से पूछें आपकी किस बात का मैं यकीन करूँ? कल आप जिनके साथ शीरो शकर थे, कल आप इमरान खान को सिलेक्टेड कह रहे थे और ये इलेक्टेड थे, आज ये इलेक्टेड हो गए हैं। बिलावल साहब ने किस खानदान की तरफ कहा? उन्होंने कहा हमारी लोगों में ये खून नहीं है, लाहौर का एक खानदान है। वो किसकी तरफ निशानदेही की थी? लाहौर में तो कोई 1.5 करोड़ की आबादी है। अरे भाई, इस देखें, ये मियां नवाज शरीफ और शरीफ डायनेस्टी जाहिर है, इससे इनसे बड़ा सिलेक्टेड कौन था? कादी साहब अजीब बात कर रहे हैं आप इस्लामाबाद में बैठ के। वैसे तो वो उस बैंक का भी और यूनुस हबीब का भी कोई तल्लुक नहीं था जिसने पैसे बांटे थे यहाँ पे, और सारा केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था, आपको याद ही होगा। अच्छा मलक साहब, मैं बिलावल से तवक्को नहीं कर रहा था। मैंने मरियम और इनकी बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू सुनी, मिलना मिलाना था, दोनों एक दूसरे के साथ मिले, 50 मुलाकातें, और मकसद था इमरान खान की हुकूमत को गिराना, एहतसाब से बचना। बिलावल किसको टॉन्ट कर रहे हैं ये कि मेरे रगों में ये खून नहीं है? वो बेसिकली जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वही बताने के नवाज शरीफ सिलेक्टेड था, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सिलेक्टेड तो खानदान आपका है, वो ये बताना। अच्छा मलक साहब, फिर आप बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, माशाल्लाह है भी खूबसूरत। नाज़रीन, ये जो PDM बनी थी गरीबों के लिए, बज़ाहिर असल काम था अरबों रुपए की करप्शन से बचाव के लिए NRO लेना। दोनों आपका नाम इस्तेमालते रहे, 20 करोड़ आवाम का हमें दर्द है। बिलावल भुट्टो का जवाब मरियम नवाज ने राना सनाउल्लाह की जुबान से दिलाया है, बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। अच्छा, ये तो अब और तो और मलक साहब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं खुद ही आवाम। ये तो अच्छी बात है, अगर जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ा रहे, इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, हम उनके हैं, पाक फौज है ना।
उन्होंने कहा जी मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। ये राना साहब ने अकेले मकबूजा कश्मीर फतह करा लिया था, राना सनाउल्लाह ने। ये बड़े बहादुर बड़ी साहब रियलिटी तो मेरा जरदारी साहब ने कही है, मैं सब समझते हैं इस मुल्क की आप हिस्ट्री देख लें। मैं एक छोटी सी खबर आपको देना चाह रहा हूँ। मौलाना इस मिशन पे हैं कि किसी तरह पीपल्स पार्टी निकलना जाए, क्योंकि मौलाना को लगा कि दुकान बिल्कुल बंद होगी। उनके लिए 2 प्रपोजल वो लेके आए। एक तो वो प्रपोजल ये दे रहे हैं कि भाई बात सुनो, इस्तीफ़े दे दो, सेनेट भी छोड़ दो और सिंध असेंबली भी छोड़ दो। या उन्होंने एक ये तीर चलाया कि चले मान लिया आप इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे तो आप सिंध भी असेंबली बचा लें और सेनेट जहाँ आपकी मलाई है, जहाँ मक्खन है, जहाँ पे शहद है, वो इस्तीफ़े रोक लें। एक ये प्रपोजल है। दूसरा वो आइडिया वही लेके आए जरदारी साहब वाला कि आप जरदारी की पॉलिटिक्स को मान लें, ये भी एक ऑप्शन है। इसीलिए वो हमजा शहबाज से मिले हैं कि पंजाब में तब्दीली लाएँ अदम इत्मीनाद से और वहाँ पर जाएँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, खबर आपको ये दे रहा हूँ कि मौलाना को भी समझ आ गई है कि अवाम ना हमारे साथ है, ना हम अवाम को लेके कुछ तब्दीली ला सकते हैं। नाज़रीन, हमजा की अहम तरीन मुलाकातों का जिक्र हो रहा है। इन सब सीली गुफ्तगू करेंगे कि पसे पर्दा क्या खेल रहा है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम पीपल्स पार्टी और नून लीग की बढ़ती हुई कुर्बतों को दुश्मनी में देख रहे हैं। हमें प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनाए, हाँ बिलावल भुट्टो मजीद क्या फरमाते हैं नून लीग के बारे में। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करें। कादी साहब ज़रा जोर कीजिएगा, मोहतरम बिलावल साहब ने क्या फरमाया। और मरियम नवाज अपनी एक MP हैं गालबन खातून रबीना परवेज या हिना परवेज या सकीना परवेज, ओ सॉरी हिना परवेज भट्ट साहब, उनसे जवाब दिला रहे हैं। काजी साहब और मलिक साहब दोनों की तवज्जो चाहिए। नाज़रीन सुनिए आपके लीडर। अच्छा, ये हिना फरमानी आस्तीनों के सांप के बारे में सुना था, मगर अब देख भी लिया। ख्वाजा आसफ साहब बिल्कुल दुरुस्त थे, उन्होंने आस्तीनों का सांप। आसफ साहब क्या कहते थे? एक तो उन्होंने फरमाया कि हमने उसने आसफ अली जरदारी साहब ने कहा मैं जेल नहीं काट सकता। मेरी इतला के मुताबिक 10-11 साल उन्होंने जेल काटी है। अगर पाकिस्तान में कोई वाहिद कैदी है जिसने बहुत ज़्यादा जेल काटी है तो उसका नाम आसफ अली जरदारी है। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ डील कर ली थी जिसको कि NRO कहते हैं मेरी ज़ुबान में। दोबारा फिर वो मिलके चले गए और अब एक खातून MPA सकीना हिना परवेज भट्ट साहब ने आस्तीन का सांप करार दे दिया। आप क्या समझते हैं ये लड़ाई नून लीग और मुस्लिम लीग में बढ़ती है या रुक जाएगी? बट साहब अब ये लड़ाई का जो लेवल आ गया है, ये जिस तरह इनकी दोस्ती जाली थी इस तरह इनकी लड़ाई भी 2 नंबर है। कोई लड़ाई नहीं है इनकी, इन सब की लड़ाई हमारे साथ है। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक जंग जारी कर रखी है, हमारे हकूक छीन कर, हमारा माल खाकर। और ये बात करते हैं कि जी जरदारी साहब ने कहा है मैं नहीं लड़ सकता। वो 14 साल लड़ा है और उसकी ज़बान क्यों कटी थी आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और ये कौन लोग हैं? मेरा इलेक्शन में हार रहा हूँ ख्वाजा आसफ साहब, मैंने फ़ोन किया, 15 लाख रुपए तुम उधर से ले। आपकी अपनी क्या इंटेग्रिटी? हु वुड बिलीव यू? जो आदमी सिटिंग मिनिस्टर थे और बिजली और पानी के, और कह रहे थे कि जनाब ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, ये दिन दाड़े डाका हो रहा है, और आप डाके के इंचार्ज थे। तो हु वुड बिलीव यू? बात ये है कि ये इनकी दोस्ती जाली, इनके नजरियात 2 नंबर, ये सारा ये टेक ओवर हो गया। सियासत बुरा अमल नहीं है, न जमहूरियत बुरा अमल है, मगर ये जिनके हाथों में आ गया है वो इसका चेहरा भी बिगाड़ रहे हैं। तो हु वुड बिलीव यू? अब मुझे एक बात बताएं, ये कहते तो रात को तरले आपको कौन सा बंदा माफी मांग के नहीं आया? मुझे बताएं। इवन मुस्लिम लीग नून में जितने लोग थे, यही सवाल मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चंद दिनों में PDM बनी थी अवाम के दुख दर्द के लिए। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रहा, गो के पसे पर्दा है नारो था, वो करप्शन के मुबैना अरबों रुपए के केस थे। अब इस हद तक आगे हैं कि एक मामूली एक MP साहिबा जो भी हैं वो आस्तीन का सांप कह रही है। आप इस लड़ाई को कहां तक जाते देखते हैं? मुस्लिम लीग नून और मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए भट्टी साहब, इसका बड़ा एक साथ और सवाल माजरत के साथ, वो पहले इत्तेहाद ओरिजिनल था या अब लड़ाई जाली है? इन दोनों का सवाल भी आपने जवाब देना है कादी साहब ने। देखें बात ये है, जब आप अंदर से कोई नज़रिए के साथ मुखलस ना हो, किसी असूल के साथ ना हो, तो ऐसे ही होता है। फिर बच्चों वाली लड़ाई है। आप अगर जमहूरियत के साथ होते तो दोनों जमातों के लिए इतनी आसान सियासत थी, वो क्या थी? ये मेरी राय है।
सिंपल ये थी कि इस मुल्क के जो अवाम के मसाइल हैं, आप दोनों उस पोजीशन पे चले जाएं और अवाम की बात करें कि जी महंगाई खा गई, बेरोज़गारी खा गई, सेहत खा गई। अभी हम चाहेंगे कोरोना पे भी बात करेंगे। 1 करोड़ मसाइल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताएं इनके लिए मसला क्या है? ज़ातियात, मेरा गुस्सा, मेरा बयान, मेरी ताकत। जो आपने भी कितनी अच्छी बात की है कि मरीम ने अचीव किया, मर्जी से काफ़ी मिलेगी, वहाँ प्रोटोकॉल होगा, गाड़ी पे उतरेंगी, शान व शौकत। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये दोनों पॉलिटिकली मिस्टेक पे हैं, ये समझ रहे हैं कि अभी तक ये पुराने ज़माने में है कि पाकिस्तान। कादी साहब, मैं मलिक साहब ने ये फरमाया है कि अवाम महंगाई की दलदल का इन्हें एहसास है। अगर अवाम को तो महंगाई की दलदल में इन्होंने फंसाया है, आप इस लड़ाई को कहां तक देखते हैं? क्योंकि मुझे तो ये लड़ाई थोड़ी सी बुरे तरीके से, बुरे 90 की दहाई से भी ज्यादा बुरे हालात की तरफ जाती नजर आ रही है। देखिए, बात यह है कि एक तो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को ये दीवार से लगा रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इनके कोई जैनून, इनका सिर्फ एक ही है कि जनाब ये हमें दोबारा से इक़्तिदार में बिठा दो। कौन बिठाएगा? कितनी भी कमज़ोर हो जाए रियासत, जो कि हो रही और यहाँ नहीं हो रही, पूरी दुनिया में यही हाल है इस रिसेशन के बाद, तो क्या ये इनके आगे कोई हथियार डाल देगा? और दूसरी बात इन हुक्मरानों से भी है, और यार कोई काम भी कर लो। कुछ जो ये आपस की जो 2 नंबर लड़ाई है, ये जो जाली बढ़ के मारते हो तुम, हमें पता है तुम कितने बड़े। तो जिस तरह आपने कहा ना, एक मैं आज फिर टीवी पे कहता हूं, ये एक ऐसे चौकी मारे सारे सीधे हो जाएं, इन्हें सिर्फ वहां बिठा दें जहां पे आप कुछ सबों को बिठाया जाता है। थानों में जहां एक आदमी होता है अपने दोस्त को कहता है, यार मैनू यकीन सी तू मेरे नाल बड़ा भैड़ा करेगा, तो तू मेरे नाल ओही कीता है। कहता देख मैं तेरी उम्मीदां ते पूरा निकलिया। अब इमरान खान साहब से यही उम्मीद। अच्छा इमरान कायद साहब, ये मलक साहब बड़ी तारीफें कर रहे हैं अदारों की। इस्लामाबाद से पिंडी करीब है। नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर मेरे अदारों के बारे में, आपके अदारों के बारे में क्या फरमा रहे हैं? नाज़रीन, हम पूरी बात सुना नहीं सकेंगे क्योंकि हमें अदारे अपने मुल्क की तरह अजीज है। जी मलक साहब, ये गुफ्तगू सुनी क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी सलामती के लिए जो शहोदा है, जो गाजी हैं, मैं उनके लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल करूं। मैं इख्तलाफ राय ज़रूर करूंगा। क्या आपको छोड़ देते हैं? मैं कायद साहब, आप क्योंकि आपके इस्लामाबाद के करीब पिंडी है, क्या पिंडी बेखबर है या इस्लामाबाद से डिस्कनेक्ट हो चुका है? जी मैं छोटी सी बात सुनाना चाहता हूं आपको। छोटी सी बात सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। असल में जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था तो उससे पहले एक गुलाम मोहम्मद मूजद साहब थे, उन्होंने एटम बम बना लिया था। हम साफियों को बुला लिया, उन्होंने रस्सियां लगी हुई थी। हमने कहा इस बम की खासियत क्या है, इसमें क्या चीज़ है? उसका कहते इसकी खासियत ये है, इसका नुकसान कोई नहीं, ये चलता नहीं है। तो मुझे ये बम जो सफदर साहब ने बोला है, मुझे गुलाम मोहम्मद मूजद साहब का बम याद आ गया। अब आप पूछ लीजिए सवाल उनसे। अच्छा मलक साहब, ये बताएं, इनकी हमें 4 दफ़ा बीब लगानी पड़ी, 4 दफ़ा। ऐसे ही है। मुझे सिर्फ ये बताएं, जो आज़ादी अदारों को बुरा भला और मुल्क की सलामती के खिलाफ गुफ्तगू करने की इनको दी गई है, ये किसी और को भी कभी मिली है? फिर आसम अली जरदारी तो ठीक कहते हैं कि तुम्हारा डोमिसाइल ओला मेरा हो रहा है, जुल्फ़कार अली भट्टो को लग जाए फांसी, मोहतरमा बेनज़ीर पिंडी में शहीद हो जाए। अल्लाह ताला इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे। इनको इतनी आज़ादी क्यों? क्या ये लाडले हैं? नहीं, वो तो टाइम तो प्रूव कर रहा है। जिस तरह हमने जरदारी साहब ने तो ये भी कह दिया कल अपना राना साहब ने कि जी उन्होंने, मैं तो लड़ भी नहीं सकता, और उन्होंने जब डोमिसाइल का पॉइंट सारा ये है कि ये जब जहाँ मैं समझता हूँ ये काउंटर प्रोडक्टिव सियासत है। आप अपनी ज़ात, अपनी अना, अपना ब्लड, अपनी बरादरी को क्यों ला रहे हैं? सियासत तो होती है आम आदमी के लिए, लोगों की सियासत होती है, ये पार्टी के लिए भी मुखलस नहीं है। मैं नहीं समझता जिंदगी दुश्वार इन्होंने की, आप कह रहे हैं अवाम के लिए। मेरा यही गुजारिश है ना कि ना आप इदारों से अगर मुखलस नहीं है तो आप अवाम से भी मुखलस। ये रवायत जो अदारों को हिट करने की चल पड़ी है, इमरान खान की हुकूमत गिराएं बनाएं, इनका काम है। क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है? मेरे और आपके लिए बीइंग ए नेशन बेहतर है? आप तो सोशल मीडिया, मैं आपके एहतराम में बात कर रहा हूँ, डर के बात कर रहा हूँ, आप सोशल मीडिया देख ही नहीं सकते। इस तरह लगता है कि एक जिस तरह क्रिकेट मैच नहीं रहा, ये इदारे और लड़ाई हो रही है हर वक्त, हर पोस्ट उस पर जा रही है। हम बड़े ख़तरनाक जगह पर चले गए, हमें इस पर सोचना पड़ेगा। मलिक साहब, मैं एक बात, आज से 2-2.5 साल पहले मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में गया, कोई उन्होंने मुख्तलिफ लेक्चर्स के लिए बुलाया, स्लो पॉइजनिंग की गई है नई नस्ल की। मुझे दुख है, मुझे इनसे तकलीफ नहीं कि ये मेरे मुल्क के अदारे को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ये अवाम में
खाना जंगी कराना चाह रहे हैं। सियासत है एक दूसरे को जोड़ने का नाम, प्यार मोहब्बत का नाम। एक दूसरे के साथ जीतने वाला हारने वाले को गले लगाता है, खाना जंगी नहीं कराता। लेकिन अदारों पे मेरा एक सवाल ये है कि अगर इस मुल्क में तबाही होती है तो क्या सिर्फ अपोजिशन ही जिम्मेदार होगी, या जिन्होंने अवाम की जानो माल की हिफाजत की ओथ लिया हुआ वो भी जिम्मेदार होंगे? इसका जवाब आप जिम्मेदार होंगे। मैं काजी साहब, मुझे आपका भी चाहिए, आप बड़ा इस्लामाबाद में बैठे हैं। ये पहले काजी साहब राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन ले, वो भी बोल रहे हैं कुछ सानिया मॉडल टाउन के बाद। जी सुनाइए मोहतरम। मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब ये आपको चक्कर दे रहे हैं कि आपको ये एक्सटेंशन देंगे, इन्होंने आपको एक्सटेंशन नहीं दी। ये अक्टूबर नवंबर तक आपकी मुद्दत है, उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। जी काजी साहब, आपने इसी माशरे में रहना है। आप हमारे इदारों से कर क्या रहे हैं काजी साहब? मेरा आपसे भी सवाल है क्योंकि आप इस्लामाबाद बैठे हैं इस वक्त। देखिए भट्टी साहब, आपने अभी फिल्मों का जिक्र किया था, तो फिल्मों में जब ये बड़े फिल्मों के गॉडफादर में भी छुपकर मैसेज दिया जाता था, छुपकर धमकी दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था ये आपकी वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। मैं फिल्म गॉडफादर की बात कर रहा हूं, मगर इन्हें छुपने की जरूरत भी नहीं है। ये दिन दिहाड़े धमकियां देते हैं। ये आला जो सरकारी अहदों पर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये उनके रिश्तेदारों का नाम लेके धमकियां दे रहे हैं, मगर कुछ नहीं होगा। चिमटा चुक लो तो नाल घोड़ा ले लो, वो जो इस तरह घुमाओ और इनका इस्तकबाल करो। तो मेरा मतलब ये है, मलिक साहब ठीक कहते हैं, ये तो हैं ही हैं, इनको तो आप सर पे चढ़ा चुके हैं। अब हम किसको जिम्मेदार कहें? मैं तो अब सोचने लगा हूं कि मैंने इस कानून पे अमल करना है या नहीं करना। मैंने मलिक साहब, क्या मिसालें सेट करें आप लोग? अगली स्टोरी पे जाते हैं। मैं सिर्फ आवाम से ये सवाल करता हूँ, आप अपने आप आईने के सामने खड़े हो, करारदाद पाकिस्तान पढ़े, आप देखें कि पाकिस्तान बनाया किसके लिए गया था? माफिया को मजबूत करने के लिए कि माफिया को तोड़ने के लिए? भारत में मुसलमानों की हक तलफी होती थी, हमने एक आज़ाद मुल्क बनाया था एक आम शहरी के लिए, लेकिन ये माफिया का रह गया। मलिक साहब, कोरोना वैक्सीन गरीबों की पहुंच से दूर 28,000 जिसकी कीमत रखी गई, दीगर ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिन्होंने अपने कीमत पे, हुकूमत ने एक पैनी की भी नहीं ली, लोगों ने डोनेशन दिए। हमने एटम बम तो बना लिया, कोरोना वैक्सीन कितने घर उड़ाने हैं? भट्टी साहब, बहुत तकलीफ दे बात आपने कर दी। ये मेरा हाल दुनिया के 203 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसने 1 रुपया अपने सिटीज़न को के लिए लगाया। एक वैक्सीन हमने पूरी दुनिया से नहीं खरीदी। ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, थैंक यू टू चाइना, ये चाइना का गिफ्ट है। 5 लाख मजीद आ रही है। हमने ठीक है लगाई, बड़ी अच्छी, इस पे मैं हुकूमत पंजाब को सलूट ये तारीफ है। ये कैप्टन उस्मान साहब आपके लिए तारीफ ही है कि आपने बहुत अच्छे इंतजाम किए। बुजुर्ग हर बंदा आपकी तारीफ कर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ। दुनिया में जो रशियन वैक्सीन जो हमने प्राइवेटली मंगवा रहे हैं, एक तो उसकी इंडिया में कीमत 1500 रुपये पाकिस्तानी है, 750 इंडियन है। तो अगर मेरे यहाँ पे, अगर आप जिस शहर में बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे चलें, 40 मिनट के बाद अमृतसर आ जाता है, 40 किलोमीटर पे, वहाँ पे ये 1500 रुपये पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे मुल्क में मेरी रियासत ने जो कीमत मुकर्रर की है, जो उन्होंने इनकार कर दिया, वो 8,500 है। वो कहते हैं हम नहीं भेज सकते। मेरा सवाल ये है, 8,500 है, 27,000 जो मैं खुद आपसे अब सवाल करने चाह रहा हूँ कि एक तो मेरा पाकिस्तान का जो सिटीज़न है वो, उसका स्टेट पे कोई हक नहीं, उसके पैसे उस पर लगाना वो मतलब गुनाह समझती है, कि बजाय आप ये सोचें। और मैं आपको एक खबर भी देता हूँ, दुनिया बड़ी तेज़ी से अपनी सारी आबादी को ना वैक्सीन से कवर कर रही है, और मुझे डर है कि वो ना हो कि हम दुनिया की लिस्ट में आ जाए कि पाकिस्तानी को हाथ नहीं लगाना, ये वैक्सीन नहीं लगवा। अच्छा काजी साहब, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस बहुत खूबसूरत बनाते हैं, PM के लिए, CM के लिए जहाज लेते हैं, पिछले दिनों अरबों रुपए की गाड़ियां ली गई। तो क्या एक आम आदमी जिसे एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो वैक्सीन लगाएगा, घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, रोटी खाएगा, लिबास पहनेगा, क्या करेगा? आप क्या उनको मशवरा देते हैं? भट्टी साहब, मुझे सुनना है। देखिए, वैक्सीन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पिछले 2016 से एक स्टोरी कर रहा हूं। रियासत मान गई है कि एक शख्स जो कॉलिंग दी शॉट, जो अहम तरीन आदमी था, उसकी डिग्री जाली थी, अदालत ने निकाल दिया। मुबारक हो, उसकी पोस्टिंग उसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में हो रही है। आज आपको खबर दे रहा हूं, जिसकी डिग्री जाली हो साबित हो चुकी है, तो वैक्सीन कैसे ठीक होनी है? ये सारे काम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में होने हैं, और वहां पे वो बंदा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी था ना, उससे पहले भी था, आज भी है।
वहाँ पे डिसीजन होना है कि ये जो वैक्सीन है अगर इंडिया में 200 से 1000 रुपए तक बिक रही है तो यहाँ क्यों नहीं बिक रही। तो यहाँ खाल खींचनी है इन्होंने हमारी, और वह एक आदमी इतना, जहाँ पे आप मोहम्मद सफदर साहब अदालत पूरी रियासत पर बम बन के गिर सकते हैं तो अख्तर हुसैन शेख साहब को हम हाथ लगा सकते हैं? भाई हम हाथ जोड़ लेते हैं, आप करें। अच्छा, ये आपकी जहां अख्तर हुसैन शेख साहब जैसे लोग मुबैना जाली डिग्री और कैप्टन दरसाज़ लोग एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहें, कहाँ वहाँ उस मुल्क में गरीब के लिए वैक्सीन के पैसे नहीं हो सकते। नाज़रीन हमारे साथ रहे एक छोटी सी ब्रेक तक। वेलकम बैक। कादी साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं। 1940 से 21 तक का सफ़र, पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? आज लोगों को कुछ हालात बताएं। हमारी नई जनरेशन शायद पाकिस्तान का जो कुर्बानियाँ दी थी उससे नाआशना है। ओवर टू कादी सईद। मैं सिर्फ इतनी बात करना, भट्टी साहब मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि ये जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, हमारी ये तारीख नहीं थी। 1940 को यहाँ के पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए करारदाद पेश हुई। आज ही के दिन फैसलाबाद के सपूत को फांसी लगाई है गोरों ने। ये जो आपका शादमान का गोल चक्कर है, भगत सिंह और उसके 2 साथियों को फांसी लगाई गई। और पिछली ये हमारी अजीम रवायात हैं। ये जवेद लतीफ़ तो आज आया है, इसे हमने बच्चों को बताना है कि जो झाजियों की बगावत हुई थी पिछले महीने 18 फरवरी 1946 को जो बगावत हुई, जिसके बाद उसने कहा था, जो कमांडर इन चीफ था, कि मैं अब इन लोगों को गुलाम नहीं रख सकता। उस बगावत का जो सुरखेल था वो कौन था? उसका नाम था MS अहमद, और उसका जो उसका वाइस प्रेसिडेंट था हड़ताल कमेटी का, उसका नाम मदन सिंह था। और जिन्होंने पूरे रीजन में हड़ताल करवा, एक बहुत बड़ी सरकशी की तुम्हारी दास्तान है। हमारे पीछे गैरतमंद शहीदों की एक तवील लाइन है, और हमारे आगे ये मोहम्मद सफदर रहमान और ये जवेद लतीफ़ बैठे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये ज़्यादा देर नहीं बैठ सकेंगे, और हमें ये अपनी रवायात को दोबारा जिंदा करना पड़ेगा अगर हमारी जनरेशन का कोई मुस्तकबिल है तो। जी मलिक साहब, अब आप भी कमेंट जी मलिक साहब, 23 मार्च 1940 से 23 मार्च 2021 तक का सफ़र आपने क्या देखा, क्या चाहा? भट्टी साहब देखें, पहले तो मेरा ख्याल है हमने एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें चीज़ों के मुस्बत और नेगेटिव दोनों देखने चाहिए। हमारा ओवरऑल एटीट्यूड ये है, या हम चीज़ के बिल्कुल साथ होते हैं या बिल्कुल मुखालफत होते हैं। मैं समझता हूँ तहरीक पाकिस्तान अगर 1940 को चलें तो हमने 7 साल में मुल्क हासिल किया, ग्रेट अचीवमेंट। हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए कि बानिया ने पाकिस्तान 1940 में ख्वाब देखा, 47 में आपको मुल्क बन गया। इसमें मुझे 1% डोर नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास बनी है, खुशहाली आई है, आपके शहर बने हैं, ये मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। मगर जो बानियान का ख्वाब था, वो मेरा भी आपसे सवाल है, ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। उनका सफ़र था एक आम मुसलमान जो इस जबर में ना आ जाए कि हिंदू उसको इकनॉमिक रास्ते ना दे, हिंदू उसके बच्चों को पढ़ने ना दे। यानी कि हम अक्सरियत से खाए जाने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान इसलिए बनाया कि ये जब मिल के रहेंगे, इनके लिए माशी रास्ते होंगे, इनके लिए समाजी रास्ते होंगे, ये तालीम हासिल करेंगे, ये रिसर्च करेंगे, ये प्यार करेंगे। अगर मेरे मुल्क में आज भी 50% लोग पीने का साफ पानी नहीं पी सकते, अगर 40% लोगों के पास अपना घर नहीं है, तो मेरा मतलब है कि हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, हमें मानना चाहिए। तो हमारे लीडरान तो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। मैंने कभी कोई हुक्मरान गरीब होते हुए नहीं देखा। अवाम कहाँ? अवाम, ये क्या वो पाकिस्तान है जो कायदे आज़म ने बनाया था? आज देखिए, कायदे आज़म का पाकिस्तान उस दिन बन जाएगा जिस दिन आप ये मुल्क के जो असल वारिस है उनकी सेहत पे, उनकी तालीम पे, उनके मसाइल के लिए पैसा लगा दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम मेरा हाल 150 मुल्कों से नीचे हैं। हम ना तालीम पे पैसे लगाते हैं, ना सेहत पे पैसे लगाते हैं, ना लोगों की डेवलपमेंट पे पैसे लगाते हैं, जिनका ये मुल्क है। बाय द वे नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। सियासतदानों का काम है सियासत करना और हुकूमत भी करना उनका है, लेकिन ये मुल्क मेरा आप सबका है। मुल्क के ख़िलाफ़ और हमारे अदारों के ख़िलाफ़ तो ज़ुबान उठेगी। अगर अदारे काम नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता वो वक्त ना आए कि अवाम अपनी मुहिब वतन मुल्क की जानो माल की हिफाजत के लिए अवाम के लिए खुद हाथ को तैयार उठा ले। हमारी गुजारिश है कि हुकूमत और अदारे अपना इंडिपेंडेंट काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।